थाईलैंड जो कभी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और अनेकों पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता था, जहां अनेकों प्रकार के तट आदि बने थे, और यह देश अपने खुशहाल जीवन में अत्यंत फलक खुला था। आज वही देश कुदरत के कहर से जूझ रहा है। हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप ने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का यह भूकंप 28 मार्च 2025 को आया, जिसके झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए। इस प्राकृतिक आपदा ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली, हजारों को घायल कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इस संकट की घड़ी में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को दोहराते हुए त्वरित कार्रवाई की और ऑपरेशन ब्रह्मा नामक राहत अभियान शुरू किया। यह रिपोर्ट इस अभियान के हर पहलू को विस्तार से कवर करेगी और बताएगी कि कैसे भारत ने इस आपदा में म्यांमार और थाईलैंड की मदद के लिए अपने संसाधनों को एकजुट किया। 28 मार्च 2025 को करीब 12 मिनट 50 मिनट म्यांमार के सागाएंग क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र सागाएंग से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 7.0 तीव्रता का एक और झटका लगा, जिसने स्थिति को और भयावह बना दिया। म्यांमार की सैन्य सरकार ने शनिवार 29 मार्च को बताया कि इस आपदा में 1644 लोगों की मौत हो चुकी है, 3408 लोग घायल हैं और 139 लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। भूकंप के कुछ ही घंटों बाद भारत ने अपनी मानवीय सहायता मशीनरी को सक्रिय कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को ट्वीट किया, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन ब्रह्मा की घोषणा की, जिसका नाम हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ब्रह्मा सृजन के देवता हैं। जब म्यांमार और उसके लोग तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह नाम इस अभियान के उद्देश्य को दर्शाता है, पुनर्निर्माण और उम्मीद की नई शुरुआत। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने हवाई और समुद्री मार्गों से राहत सामग्री, बचाव दल और चिकित्सा सहायता भेजने की प्रक्रिया शुरू की। 29 मार्च को भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 15 टन राहत सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से यांगून के लिए रवाना हुआ। इस सामग्री में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाद्य पैकेट, स्वच्छता किट, सौर लैंप, जनरेटर और आवश्यक दवाएं शामिल थीं। म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने यह सामग्री यांगून के मुख्यमंत्री यू सोईथीन को सौंपी। ऑपरेशन ब्रह्मा केवल राहत सामग्री तक सीमित नहीं रहा। भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 80 सदस्यीय टीम को म्यांमार भेजा, जो विशेष गियर और खोजी कुत्तों से लैस थी। यह टीम मांडले और नेपीडो जैसे प्रभावित क्षेत्रों में मलबे से लोगों को निकालने में जुट गई। इसके अलावा भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS सतपुड़ा और INS सावित्री 40 टन मानवीय सहायता लेकर यांगून बंदरगाह के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि 2 और नौसैनिक जहाज जल्द ही म्यांमार पहुंचेंगे। चिकित्सा सहायता के लिए आगरा से 118 सदस्यीय मेडिकल टीम, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल जगन्नीत गिल कर रहे थे, को म्यांमार भेजा गया। इस टीम को एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स नाम दिया गया, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में प्रशिक्षित है। 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों ने इस टीम को 60 टन चिकित्सा उपकरणों और राहत सामग्री के साथ म्यांमार पहुंचाया। मांडले में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया, जहां घायलों का इलाज शुरू हो गया। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत की उस परंपरा का हिस्सा है, जिसमें वह आपदा के समय अपने पड़ोसियों और वैश्विक समुदाय की मदद के लिए आगे आता है। इससे पहले 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री,
2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त और 2004 में सुनामी के बाद श्रीलंका व मालदीव को सहायता जैसे अभियानों ने भारत की मानवीय प्रतिबद्धता को दर्शाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक भारत ने म्यांमार को 137 टन से अधिक सहायता सामग्री और सैकड़ों बचाव कर्मी भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में म्यांमार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। म्यांमार के सैन्य नेता वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने भारत की सहायता की सराहना की और कहा कि यह मदद उनके देश के लिए संजीवनी का काम कर रही है। हालांकि भारत की सहायता ने म्यांमार और थाईलैंड में राहत कार्यों को गति दी है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। म्यांमार में हवाई अड्डों के क्षतिग्रस्त होने और सड़कों के टूटने से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। इसके अलावा भूकंप के बाद के झटकों का खतरा भी बना हुआ है। भारत ने म्यांमार के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए अपने दूतावास को सक्रिय कर दिया है। थाईलैंड में भी भारत ने अपनी सहायता की पेशकश की है, हालांकि वहां की सरकार ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की औपचारिक मांग नहीं की है। हाल ही में 28 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ा भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 17 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले शहर में था और इसके झटके दूर बैंकॉक, थाईलैंड तक महसूस किए गए। इसके बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे स्थिति और भी भयानक हो गई। लेकिन भूकंप आते क्यों हैं? चलो धरती के केंद्र तक एक दिलचस्प सफर करते हैं और पता लगाते हैं। हमारा ग्रह 4 मुख्य परतों से बना है। सबसे अंदर है आंतरिक कोर, जो ठोस लोहे और निकल से बना है। उसके चारों ओर है बाहरी कोर, जो तरल धातु है। फिर आता है मेंटल, जो गर्म चट्टानों की एक मोटी परत है। और अंत में क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं, एक पतली टूटी हुई परत। धरती का क्रस्ट एक ठोस खोल नहीं है, ये कई टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स नीचे के मेंटल से आने वाली गर्मी और दबाव के कारण लगातार खिसकती रहती हैं। 7 मुख्य प्लेट्स हैं, जैसे अफ्रीकी, यूरेशियन और भारतीय प्लेट्स और कई छोटी प्लेट्स भी। जहां ये प्लेट्स मिलती हैं, उन सीमाओं को फॉल्ट लाइंस कहते हैं और यहीं पर जादू और तबाही होती है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो वे या तो टकराती हैं, अलग होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर से फिसलती हैं। इस गति से समय के साथ दबाव बनता है। आखिरकार दबाव इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें टूट जाती हैं और संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ऊर्जा की इसी मुक्ति को हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। अब यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में यात्रा करती है और ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पी तरंगे, जो सबसे तेज होती है। ये जमीन को एक अकॉर्डियन की तरह सिकोड़ती और फैलाती है। फिर एस तरंगे होती हैं, जो धीरे धीरे चलती हैं और जमीन को ऊपर नीचे हिलाती हैं। अंत में सबसे विनाशकारी होती हैं सतह तरंगे, जो धरती की सतह पर लहरदार गति पैदा करती हैं। इन तरंगों को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर दर्ज की जाती है। तो ये भूकंप थाईलैंड और म्यांमार में क्यों आया? इसका जवाब इन देशों के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे फॉल्ट लाइंस के साथ बहुत अधिक दबाव बन रहा है। जब यह दबाव अंततः मुक्त हुआ, तो इसका परिणाम विनाशकारी भूकंप के रूप में हुआ। इसका प्रभाव विनाशकारी था। म्यांमार में 1,144 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों घायल या लापता हो गए। इमारतें, अस्पताल और यहाँ तक कि ऐतिहासिक स्थल भी नष्ट हो गए। थाईलैंड में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बैंकॉक में एक गिरी हुई गगनचुंबी इमारत के नीचे फंस गए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संचार ब्लैकआउट के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन ठीक होने का रास्ता लंबा होगा। भूकंप हमें प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति और तैयार रहने के महत्व की याद दिलाते हैं। इसलिए हमेशा एक दुनिया हिल गई। भूकंप का असर, जमीन कांप उठी, इमारतें लहराने लगीं, लाखों लोग डर के मारे कांप उठे।
28 मार्च 2025 को म्यांमार के मांडले के पास एक जबरदस्त भूकंप आया। यह सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, इसके झटके बॉर्डर पार करके थाईलैंड तक पहुंच गए। इसका असर बहुत ही भयानक था। म्यांमार में इस भूकंप ने हजारों जानें ले ली, घर मलबे में बदल गए, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। थाईलैंड भले ही भूकंप के केंद्र से दूर था, लेकिन वहां भी काफी नुकसान हुआ। बैंकॉक में एक कंस्ट्रक्शन साइट समेत कई इमारतें गिर गईं, कई लोगों की जान चली गई। यह घटना हमें कुदरत की ताकत की याद दिलाती है। यह हमें भूकंपों को समझने और उनकी अनिश्चितता के लिए तैयारी करने के महत्व को भी दिखाती है। धरती की बदलती पहेली टेक्टोनिक प्लेट्स को समझना। भूकंपों को समझने के लिए हमें पहले अपने ग्रह की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की ऊपरी परत एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। एक जिक्सॉ पजल की कल्पना करो, लेकिन कार्डबोर्ड की बजाय यह चट्टानों से बना है। ये प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं, हालांकि बहुत धीरे धीरे। वे नीचे पिघली हुई चट्टान की एक परत पर तैरती रहती हैं। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। दबाव तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो स्नैप ही भूकंप होता है। जिस जगह पर प्लेट्स फिसलती हैं उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं। भूकंप की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि प्लेट्स कितनी हिलती हैं और फिसलन कितनी गहरी होती है। थाईलैंड के झटके भूकंपीय गतिविधि का इतिहास। दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह ज्यादा बार या तेज तो नहीं, लेकिन थाईलैंड में भूकंप कोई नई बात नहीं है। यह देश भूकंप वाली जगह के किनारे पर स्थित है। 2014 में उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय प्रांत में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन शुक्र है कोई जान नहीं गई। 2004 की हिंद महासागर सुनामी, जो एक बहुत बड़े 9.1 तीव्रता के भूकंप से आई थी, उसने भी थाईलैंड के तट को प्रभावित किया था। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि थाईलैंड धरती के बेचैन स्वभाव से अछूता नहीं है। भाग 4, सागिंग फॉल्ट। पृथ्वी के कवच में एक दरार। हाल ही में आया भूकंप सागिंग फॉल्ट के साथ आया, जो म्यांमार से होकर गुजरने वाली एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। यह फॉल्ट उस सीमा को चिह्नित करता है जहां इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से रगड़ खाती है। दो विशाल चट्टानों के एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने के बारे में सोचो। ये लगातार घर्षण बहुत अधिक दबाव बनाता है। आखिरकार चट्टानें फिसल जाती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगों के रूप में ऊर्जा निकलती है। यही हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। सागिंग फॉल्ट शक्तिशाली भूकंप पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह ताजा घटना इस फॉल्ट की शक्ति और पूरे क्षेत्र के लिए उत्पन्न जोखिमों की कड़ी याद दिलाती है। भाग 5, विनाशकारी तबाही, हताहत और विनाश। भूकंप का प्रभाव तेज और क्रूर था। म्यांमार में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए। भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक मांडले शहर को बहुत नुकसान हुआ। इमारतें ढह गईं, सड़कें टूट गईं। भूकंप की कम गहराई ने सतह पर कंपन को बढ़ा दिया, जिससे विनाश और भी बढ़ गया। थाईलैंड में भूकंप ने जानें लीं और लोगों को घायल किया। बैंकॉक में एक निर्माण स्थल ढह गया, जिससे मजदूर मलबे में फंस गए। भाग 6, एक वैश्विक प्रतिक्रिया, सहायता और बचाव प्रयास। आपदा के बाद म्यांमार और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समर्थन की लहर दौड़ गई। दुनिया भर के देशों ने तबाही के पैमाने को पहचानते हुए मदद के लिए संसाधन जुटाए। खोज और बचाव दल, चिकित्सा आपूर्ति और मानवीय सहायता पहुंचाई गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रभावित लोगों को सहायता और समर्थन देने के लिए एक साथ आया। हालांकि म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध ने बचाव प्रयासों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश की। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और संचार ब्लैकआउट ने प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच को बाधित किया। भाग 7, भविष्य का सामना, सबक और तैयारी। हाल ही में आया भूकंप एक त्रासदी है। यह हमारे ग्रह की कच्ची शक्ति और मानव समाजों की भेद्यता की याद दिलाता है, लेकिन इसमें बहुमूल्य सबक भी है। हमें बिल्डिंग कोड को मजबूत करना चाहिए, खासकर भूकंप प्रवण क्षेत्रों में। लोगों को आश्रय लेने के लिए कीमती सेकंड देने के लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम में सुधार करना चाहिए और हमें जनता को भूकंप की तैयारी के बारे में शिक्षित करना चाहिए। पृथ्वी कांपती रहेगी, यह हमारे ग्रह के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन विज्ञान को समझकर, जोखिमों के लिए तैयारी करके और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देकर हम भविष्य के भूकंपों के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं।